हाँ भाई, आ गए। ये कैसा बैकग्राउंड लगा रखा है? आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑडियो भी कनेक्ट हुई नहीं है एक्चुअली। अब हो गई। हाँ भाई, हाँ ये भाई। पीछे से हटाओ इसको कि क्या करूँ? नहीं नहीं, अच्छा लग अरे, रहा है। ये और बताइए कैसे भाई। लगाया आपने? ये कैसे लगाया? ये बैकग्राउंड कैसे लगाया ये? सर उसमें आता है ऑप्शन। अरे यार, मेरे को भी बता दो। ये ऑप्शन कैसे है? मैं अलग बैकग्राउंड लगा दूं? मेरा ईयरफोन वहां पे रखा है, वो देखो। ये ये कैसे हटा ऑप्शन दो आता है? अविरल भाई। पीछे डोरी नहीं नेट्स लगा नहीं, दो, या कोई और अच्छा आपका डोरेनेट्स लगा फेवरेट दो। बॉडी बिल्डर। हाँ नहीं, फिलहाल अभी ये इसके इसके फैन है। अभी साइज बहुत ज्यादा है ना इसका, तो इसके हाँ। नहीं, फैन इसका है। तो विक्टर रिचर्ड का मैं बहुत पहले से फैन हूँ। अरे मेरा सेटअप ऐसा हटो हो गया, यार। मुझे सिद्धांत भाई नहीं दिखाई दे रहे, अभी मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा अंदाजे से। बहुत प्रॉब्लम होता है भाई। सिद्धांत भाई आपको पता नहीं, 3-4 कैमरे लगा रखे मैंने इधर उधर से, यूट्यूब के लिए। ओके इंस्टा लाइव तो ओके। इजी हो जाता है ना फोन से। इसको वैसे लिटा लो ना, फोन को ऐसे। कैसा, ऐसा फुल कर लूं? स्क्रीन है। हाँ, जैसे हम दोनों ने कर रखा ये दोनों लोग एक साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? है। मतलब। मुझे तो तीनों एक साथ दिख रहे ऊपर अच्छे से। हाँ। अच्छा दिख रहा है, मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा। मैं बोला आपको डिस्टरबेंस ना हो, नहीं तो आप डांटोगे। मैं डांटूंगा? तो और क्या। मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से बोलोगे होगी? क्या क्या बात अनप्रोफेशनल है। लोग है यार, ये लोग जो होता है। हाँ। नहीं भाई, ऐसे ही मजा आता है एक्चुअली। ठीक है सिद्धांत भाई, ओके रेडी हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, हो गया। जरा मेरा वो देना, तो टॉवेल वहां पे रखा है। नहीं कुछ नहीं, छोड़ दो। थैंक यू। चलो। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं प्रशांत सर के साथ में। डॉक्टर प्रशांत हैं, और ये सिद्धांत जायसवाल, जो सिद्धांत भाई है हमारे, उनके कोच हैं। और यहाँ पर अभी हम तीनों आज पहली बार इस तरीके से लाइव पॉडकास्ट एक तरह से कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए। जो अभी कोरोना केसेस चल रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स अभी चले गए दुनिया से, कई सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो गई है। बहुत आज हम लोग बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप प्रिवेंशन ले सकते हो अगर आप फीवर, वायरल या कोई भी ऐसा सिम्टम फील कर रहे हो। और यही आज का हमारा एम है। तो डॉक्टर साहब, हम आपके साथ में स्टार्टिंग करते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पर जो अभी रिसेंट डेथ्स हुई है, जितने भी एथलीट्स गए हैं, तो बहुत सारे एथलीट्स एक के बाद एक चले गए। 28 अप्रैल को मनोज लाखन की डेथ हो गई थी कोरोना से, जो हमें पता लगा। और उसके बाद फिर 1 मई को जगदीश लाट चले गए, उनकी भी कोरोना से डेथ हुई। और अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि सेंथिल की डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट के कारण। तो 2 डेथ्स हमने रिसेंटली देखी जो कोरोना के कारण हुई है। इसके ऊपर आप, सर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये रीजन है कि इस तरीके से बॉडी बिल्डर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, जबकि ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डर ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए लड़ने की बजाय, लेकिन फिर भी ऐसा हो जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई। तो इसके ऊपर आप क्या देख अपना ओपिनियन देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं स्टार्टिंग से बात करना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली ये जो बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई है उसके बारे में अभी उन पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर्स के बारे में बोलने के इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट देम, कंप्लीट जो बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी है अपनी, उन सबके लिए मैं बात करना चाहूंगा जी, कि बताइए। जो लोगों में गलतफहमी फैली है कि बॉडी बिल्डर की इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो तो सबसे मतलब बड़ा मिथ है। बॉडी बिल्डर जो भी हो, अगर नेचुरल है तो उसकी इम्यूनिटी अलग बात है। लेकिन आज आप जो आपको कंडीशन पता है, क्या सिचुएशन क्या है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कंपटीशन खेलना है तो पीईडीज का यूज होता ही होता है। वो इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। ये मतलब पत्थर पे की लकीर समझ लो आप। इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन या फिर इसमें इसे कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता कि बॉडी बिल्डर की इम्यूनिटी सप्रेस होती है। इसे कोई गलत बोल नहीं सकता। और दूसरी बात कोरोना से रिलेटेड है कि कोविड में क्या होता है, आप हाई रिस्क में तभी आते हो जब आपके इंफ्लामेटरी जो मार्कर्स हैं, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर, फेरेटिन, ये सारी चीजें जो है वो अगर ज्यादा बढ़ चुके हैं, इंटरल्यूकिन 6 हुआ जैसे, वो अगर ज्यादा है तो आपके कोविड सीरियस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बॉडी बिल्डर हाई रिस्क में क्यों है, इसका ये एक पहला रीजन ऐसा कि बॉडी बिल्डर्स में जो जो मैंने चीजें अभी आपको बताई, वो पहले से हाई होने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर स्टीरॉइड यूज। और यूज नहीं बोल सकते हम, अब्यूज बोल सकते हैं। यूज इज व्हाट, एनीथिंग विच इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर विद इन लिमिट जिसे कहते हैं। अगर यूज, अगर आप टेस्टोस्टेरोन का यूज बोल रहे हो तो टीआरटी डोज अगर आपका है 150 mg मैक्स पर वीक, दैट इज यूज। बट व्हाट बॉडी बिल्डर डू इज अब्यूज। वो 250 के ऊपर डोसेस चलते हैं, 500 mg पर वीक, 250 mg पर वीक, 750, मैंने 1000 mg पर वीक लेने वालों को भी देखा है, इंडिया में देखा हुआ है। तो ये जो अब्यूज हो रहा है उसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई रहता है। अगर आप कोई भी ओरल चला रहे हो, उनका अब्यूज किया है, थोड़ी बहुत भी लीवर इंजरी है, इंफ्लामेशन है, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई आएगा। सी रिएक्टिव दूसरी मतलब बात, इन्फ्लामेशन?
यस यस, इंफ्लामेशन। दूसरा फेरेटिन करके, फेरेटिन क्या करता है, आपके बॉडी में आयरन का लेवल बताता है आपको। और ये खास करके पाया जाता है जो बोल्डेनन चला रहे हैं, जो डेका चला रहे हैं, जो जो ऑक्सीमिथेनॉन चला रहे हैं, मतलब एंड्रोल, ये 3 ड्रग्स जो है, मतलब ये खास करके चलते ही चलते बॉडी बिल्डर्स में। उसमें क्या होता है, आपका ब्लड थिक होता है, ब्लड ठीक होता है, आपका आरबीसी काउंट बढ़ता है, आरबीसी काउंट बढ़ने के बाद साथ साथ आपका आयरन लेवल भी बढ़ जाता है। तो उसमें आप फेरेटिन अगर आप बढ़ता है तो आपका स्ट्रोक, मतलब क्लॉट होके आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है इसमें। और सेम सिचुएशन कोरोना के लिए भी रिस्की मानी जा रही है कि अगर आपके ये सब बायोमार्कर्स ज्यादा है तो पोस्ट कोविड आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ड्यूरिंग कोविड भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये सारी चीजें बोली जा रही है। तो बॉडी बिल्डर्स में जो रिस्क है उसका रीजन ये एक हुआ। और इसके पहले मैंने जो रीजन दिया था सिद्धांत भाई के साथ में जब लाइव था, तब मैंने बताया था कि आप जब स्टीरॉयड लेते हो तो आपकी बॉडी एक एंजाइम सीक्रेट करती है, TMPRSS2। TMPRSS2 ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में कोविड की एंट्री बहुत इजी कर देता है। दूसरी बात, बॉडी बिल्डर्स एंटी इस्ट्रोजन चलाते हैं इस्ट्रोजन ब्लॉक करने के लिए, तो उसके वजह से भी कोविड के रिस्क बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने आपको 3 रीजंस बताए। एक तो इंफ्लामेटरी मार्कर्स जो थे, इंटरल्यूकिन वो बढ़ 6, जाते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर और फेरेटिन, ये 4 चीजें ये स्टीरॉयड यूज से लिंक्ड है, वो बढ़ जाते हैं। दूसरा मैंने बताया था एंड्रोजन जो लेते हैं, स्टीरॉयड जो लेते हैं, उसकी वजह से कोविड की एंट्री इजी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, वायरस की जो सेल के अंदर एंट्री है वो इजी हो जाती है। और तीसरा मैंने रीजन बताया था कि ईस्ट्रोजन काफी हद तक बॉडी बिल्डर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं एंटी ईस्ट्रोजन लेके, जैसे लेट्रोजोल हुआ जो काफी हार्श है, बहुत ना के बराबर ईस्ट्रोजन को लेके जाता है पूरा। तो ईस्ट्रोजन अगर कम रहेगा तो भी आप हाई रिस्क में हो। इसका एक सर्वे ऐसे आया था कि फीमेल में डेथ रेशियो कम है। इसका रीजन ये माना जाता था कि ईस्ट्रोजन इज द रीजन कि जो फीमेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो तो मतलब इसी वजह एस्ट्रोजन से कहीं ना मतलब कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत भी कोरोना से लड़ने में, यस यस ये आप कह यस, रहे हो? ईस्ट्रोजन जरूरी होता है आपके कार्डियक मसल, मतलब आपका जो हार्ट है उसके फंक्शन के लिए भी ईस्ट्रोजन जरूरी है, आपके जॉइंट्स के लिए भी ईस्ट्रोजन जरूरी है, आपके काफी सारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स आपके को भी मेटा। सेंसिटाइज करता है ना? हाँ, लेकिन मेन चीज क्या है कि इसमें आपको ईस्ट्रोजन पूरे तरीके से सप्रेस नहीं कर रहा है। इवन आप अगर पीसीटीबी, अभी मेरे को काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, जो हमने अवेयरनेस फैलाया खास करके, तो उसकी वजह से लोग अलर्ट हो चुके हैं। और मेरे को उन्होंने टेस्ट करवाए, सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर, ये सब टेस्ट करवाए। ये पहली बार हो रहा है कोई इतना मतलब डर के टेस्ट कर रहे हैं लोग, और अच्छी बात है। लेकिन मेरे को साथ साथ क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सर हम पीसीटी करें क्या, अगर हम साइकिल खत्म कर रहे तो हम पीसीटी करें क्या। तो ये जो टॉपिक है काफी कंट्रोवर्शियल है कि आपको अगर पीसीटी करनी है तो इतना ध्यान में रखे कोई हार्श एंटी एस्ट्रोजन ना यूज करे। हार्श एंटी एस्ट्रोजन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे टोमैक्सिफेन साइट्रेट है, वो ज्यादा हार्श नहीं है, वो आपका एस्ट्रोजन पूरा जीरो नहीं कर देगा। लेकिन उसकी जगह पे आप एनास्ट्राजोल यूज करते हो, आप लेट्रोजोल यूज करते हो, तो ये एंटी ईस्ट्रोजन ऐसे है कि आपके टेस्ट ईस्ट्रोजन पूरी तरीके से सप्रेस करेगा, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास लेके जाएगा। जैसे सर ने 3 रीजन बताया, तो एक चौथा रीजन जो मुझे समझ में आता है, तो चौथा रीजन ये है कि लापरवाही। लापरवाही क्या, कि अगर जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, इवन मैं भी हूँ, और मैं अगर प्रेप कर रहा हूँ, मतलब हम लोगों का एक बॉडी बिल्डर का एक जज्बा होता है, एक विल पावर होता है। मतलब जब हम लोग प्रेप करते हैं ना, तो कितना भी पेन होता है, कभी अगर कहीं चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं यार, कैसे भी करके हम लोग पेन सहेंगे, सब कुछ करेंगे और अपना ट्रेनिंग करेंगे, मतलब कैसे भी करके रुकने वाले नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से मतलब इतना ज्यादा लोग डरे हुए भी हैं कोरोना को लेके, कि उनको अगर कोरोना हो जाता है तो वो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते अरे मुझे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मुझे हो ही नहीं सकता। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर जैसे अभी फर्स्ट वेव जो आया था, उसमें लंग्स तक पहुंचने में, इन्फेक्शन पहुंचने में 8 से 9 दिन लग जा रहा था। 7 से 8 दिन, अभी, यस। हाँ, अभी जो है वो 3 दिन में आपके लंग्स तक पहुंच जा रहा है। तो अभी लापरवाही क्या हो रही है, लापरवाही ये हो रही है, जैसा सर ने बताया कि सारे के सारे, एक तो जो होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरेटिनिन, सब कुछ जो होता है हाई है जस्ट बिकॉज ऑफ एनाबोलिक। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर किसी को कोई सिम्टम दिखा, बॉडी बिल्डर को, वो प्रेप पे है, तो उसको दिखता है, तो उसको दिमाग में ये आता है कि नहीं यार, अगर मैं बता दूंगा मुझे पॉजिटिव है, या अगर मैं अपना टेस्ट करा लूंगा, और बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन भी है लोगों को कि गलत टेस्ट बता रहे हैं लोग, नेगेटिव रह रहे हैं तो भी पॉजिटिव बोल दे रहे हैं, भर्ती कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं वो, तो लोग डरे भी हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर किसी को कोई सिम्टम आ भी रहा है,
तो वो उसको झेलने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है अरे नहीं मुझे हो ही नहीं सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डे 1 से जो होता है वो अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, और वो वेट कर रहा है कब तक का, जब तक कि वो आपको पटक ना दे। तो जब वो पटक दे रहा है तब आप बेड पे आ जा रहे हो, मतलब 3 दिन तक 4 दिन तक आपने झेला। तो झेलने के बाद फिर अभी क्या हो रहा है कि आप जो होता है अपना टेस्ट करा रहे हो, टेस्ट का रिपोर्ट जो 1 दिन में आ रहा था अभी 4 दिन में आ रहा है, 3 दिन में आ रहा है। 4 दिन में आ तो रहा है। रिपोर्ट आने, हाँ रिपोर्ट आने तक का क्राउड है ना, मतलब इतना ज्यादा क्राउड है, लोड मतलब लोड बहुत इतना ज्यादा है। वेट, हाँ इतना ज्यादा वेटिंग लिस्ट पे है। तो 3 दिन 4 दिन आपने अवॉइड किया, टेस्ट का रिपोर्ट आने में 3 दिन 4 दिन लग जा रहा है। तो 7 से 8 दिन में एकदम आपको पटक दे रहा है, फिर आपको ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ जा रहा है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो आप अभी के समय पे जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, डॉक्टर यहाँ तक कि इनकार कर दे रहा है कि मैं इसको चेक नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से भी ज्यादा जो होता है, मतलब नॉर्मल इंसान एक बार जो होता है वो डर जाता है, फटाफट अपना करा रहा है। बट बॉडी बिल्डर, मतलब इवन मैं खुद जब, अगर मुझे अवेयरनेस नहीं रहता, मुझे प्रशांत सर ने इतना बताया नहीं होता, अभी मुझे ये है कि अगर मुझे कोविड हो भी जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर डे 1 पे कोई सिम्टम कोई भी चीज लगता है, मान लो कि अगर मुझे सर्दी जुकाम नॉर्मल सा भी है, तो भी जो बेसिक बेसिक एंटीबायोटिक है, एमोक्सिसिलिन ले लो आप या एजिथ्रोमाइसिन ले लो, दोनों ड्रग ऑलमोस्ट जो होता है सेम है, हल्का फुल्का उसमें डिफरेंस होता है। और उसके बाद आपका डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, फीवर है तो आप जो होता है पैरासीटामोल ले लो, और विटामिन वगैरह वो सब आप अगर लेके आप चलाते हो, ठीक है। मैंने ये वीडियो जो होता है सर के साथ बनाया भी था, तो उसमें बहुत सारे लोग कुछ उसमें समझ नहीं पाए थे। उनको ये था कि हम लोग कैसे जो होता है ये ड्रग जो होता है लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर इससे किसी की जान चली गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इससे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये इसको बोलते हैं ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर, आपको कहीं पे भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और अगर मान लो कि आपको नॉर्मल सिम्टम लगता है, जैसे मुझे लगा था, मेरे मतलब टीम मेंबर को जो होता है हल्का फुल्का खांसी आ रहा था, तो मुझे अपने घर में सारे के सारे फैमिली मेंबर को, 7 लोग थे हम लोग, सबका टेस्ट करवाया, मेरा भी करवाया और मेरे टीममेट का भी करवाया मैंने। तो फिर टेस्ट के रिपोर्ट का हम लोगों ने वेट नहीं किया, मैंने तुरंत अपना मेडिकेशन चालू कर दिया, और 3 दिन के बाद हमारा रिपोर्ट आया जो कि नेगेटिव था। तो फिर बोले कोई बात नहीं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो भी रहा है, कोई सा भी नॉर्मल खांसी आ रहा है, बुखार हो रहा है, तो आप ये बेसिक जो होता है मेडिकेशन आप स्टार्ट कर दो। फिर रिपोर्ट आने में 2 दिन 3 दिन लगता है। अगर मान लो कि पॉजिटिव हो तो फिर उससे क्या होगा कि आपका एक मिनट 3 दिन का एक ट्रीटमेंट। हाँ सर, हाँ सर, एक हाँ मिनट, सर। इसमें एक पॉइंट है। इसमें एक हाँ पॉइंट है कि लोग ना ऐसे समझ रहे हैं कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। नहीं, हम लोगों को बोल रहे हैं अगर आपको डॉक्टर अगर नहीं मिल रहा है, अगर आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, आपको कोई ट्रीट करने के लिए रेडी नहीं है, अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी डॉक्टर रेडी नहीं है, तब आप क्या करोगे? रिपोर्ट आने का वेट करोगे? मतलब 3 दिन आप वेस्ट नहीं करोगे ना? तब आपके पास यही ऑप्शन है कि खुद से मेडिसिन मेडिकल से मंगाओ और ले लो, और इसी से आपकी जान बच रही है। ये जो पॉइंट था कि आप कैसे किसी को मेडिसिन बता सकते हो, भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है। और दिस इज ब्लडी पैंडेमिक, इसमें आप जो कुछ कर सकते हो वो करो। लोग रोड पे मर रहे हैं, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। उसके पहले अगर आप डे फर्स्ट से अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, अगर किसी की जान बचती है, आप अगर ये बचा रहे हो किसी की जान, ये सब मेडिसिन देके, वो उसका नहीं, कोविड और सीरियस नहीं हो रहा है। इसको आप उस तरीके से भी ले सकते हो ना, अगर आप जैसे सिद्धांत भाई ने बताया कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, आप इसको डायरेक्टली जाओ और परचेज करके आ यस जाओ। अभी जैसे मैं भी यस। बीमार पड़ा था, अभी पड़ा हूँ मैं, अभी 1 हफ्ते पहले तक मुझे भी फीवर था, वायरल वगैरह सब चल रहा था। तो मैंने एमोक्सिसिलिन, डोलो 650, उसमें पैरासीटामोल होता है, और यही एक और, हाँ, अजीथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन। नहीं, विटामिन या तो सी, आप जिंक। एमोक्सिसिलिन ले सकते हो या तो आप एजिथ्रोमाइसिन ले हाँ, सकते बट जो मेरा जो पॉइंट है कहने का, वो ये है कि मैंने उनको स्टार्ट कर दिया और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उनको 3 4 दिन 4 5 दिन चलाया। और ये जो मेडिकेशंस हैं सर, पहले तो आप ये बताइए, जो मैंने मेडिकेशन से ली है, मैंने आपकी गाइडेंस से नहीं ली, और जनरल एक जो बात है, आप भी वही बोल रहे हो और सब डॉक्टर्स यही मेडिकेशंस चला रहे हैं। ये कौन सी मेडिकेशन से, क्या ये एंटीवायरल है या ये एंटी बैक्टीरियल है? पहले तो आप थोड़ा ये क्लियर करें, क्योंकि जनरली मैं तो बुखार में एंटीबायोटिक्स है लेता हूँ। ये एंटीबायोटिक्स है ये ना? सिंपल एंटीबायोटिक्स है। हाँ हाँ, एंटीबायोटिक्स है ना ये? अभी ये इनको सिंपल अगर कोई, एंटीबायोटिक। ठीक है, अभी इनको कोई अगर, जैसे मैंने 4 5 दिन चलाया, मैंने इसको चला दिया, तो इससे मुझे क्या साइड इफेक्ट्स मिलेंगे मेरी बॉडी पे, ठीक है, और सेकेंडली इसका मुझे क्या फायदा मिला? ये मैं दोनों चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो अपना बता दूंगा, फायदा तो यही मिला कि मेरा बुखार खत्म हो गया, मैं वापस से रिकवर कर गया। नुकसान क्या हो सकते हैं? बिकॉज लोग कई बार यही बात अभी बोल रहे हैं कि इसको क्यों आप रिकमेंड कर रहे हो, नुकसानदायक है।
आप कैसे मेडिकेशन, यही तो पॉइंट है ना हमारी बात करने का, कि आप कैसे रिकमेंड कर सकते हो, इसके नुकसान क्या है देखो, अगर आप एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट देख रहे हो तो 4-5 दिन चलाने के बाद? हाँ, सबसे बेसिक है कि आपके गट के जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो चले जा सकते हैं, उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हल्का हल्का, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। प्रीबायोटिक्स अगर उसके साथ आपने चलाया, प्रोबायोटिक्स आपने चलाया उसके साथ में, तो वो भी कंट्रोल हो सकता है। और बाकी सब हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स, इतने सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है जितना कि कोविड सीरियस हो सकता है। ये पॉइंट आप पहले कंसिडर कर लो। और काफी सारे जो इंडिया के वेल नोन डॉक्टर्स है, जो यूट्यूब, अगर आप चैनल देखोगे, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर परमजीत सिंह करके है वो, उनका डॉक्टर एजुकेशन चैनल, आप वो देख लीजिए जाके। उन्होंने बोला है लोगों को कि आप ये मेडिसिन घर पे लाके रखिए। हम तो बोल रहे हैं सिम्टम आने के बाद जाके लीजिए, उन्होंने बोल के रखा है आप पहले ही इनका स्टॉक करके रखिए घर पे। हाँ, स्टेरॉइड्स तक बोल रखे हैं उन्होंने, जो इस वक्त यस सबसे ज्यादा काम आ रहे यस, हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग ये तो नहीं कर रहे, तो इतना इनसिक्योरिटी क्यों है लोगों में, इतनी जेलसी क्यों है? कोई अच्छा काम सिंपल, कर रहा है उससे। विरल भाई सिंपल सा चीज है, मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर मैं जो होता है बाइक से या कार से कहीं पे जा रहा हूँ मैं, और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और रोड पे किसी का सर फट जाता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने टी शर्ट जो होते हैं उसमें स्वेट लगे हुए थे, वो सब थे, वो फाड़ के मैंने उसके सर पे बांध दिया। ठीक है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर नहीं था और उसको बांध के मुझे जो होता है उसको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो अभी ऑब्जेक्शन करने वाले लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपके पसीने से उसके दिमाग में जो होता है ये हो सकता है, आपके इससे ये इन्फेक्शन फैल सकता है, ये हो सकता है। अभी इमरजेंसी केस क्या है कि उसका ब्लड रोका जाए, कैसे भी करके उसका ब्लड रोका जाए, ताकि ज्यादा ब्लड ना निकले और वो मरे ना। मतलब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि मैं इंतजार करूंगा डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, तब तक उसका ब्लड निकल जाने दो। अभी ये इमरजेंसी है, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? अभी जो होता है अफरोज भाई को जो होता है, एक डॉक्टर को जो होता है कॉल किया गया था, उनके जो जो उनको केयर टेकर है वहां पे जो देख रहे हैं, सिद्धार्थ सर जो होता है जो देख रहे हैं, उन्होंने कंपाउंडर है वो कॉल भी। किया था, कंपाउंडर है उन्होंने, वो भी जो होता है वो बताएंगे आपको बाद में। उन्होंने डॉक्टर को बोला कि भाई इनका ऐसा ऐसा है, प्लीज अब इनको एडमिट कर लो। डॉक्टर बोलता है कि मेरे पास रिपोर्ट लेके आना मत, मैं फाड़ के फेंक दूंगा। तो डॉक्टर भी हो रहा है मतलब ऐसा? कोई गलत नहीं है, वो भी परेशान है, उनका भी एक लाइफ है ना, उनके भी बीवी बच्चे हैं, दिन रात मतलब 12 घंटे क्या 14 घंटे तक वो जाग रहे हैं, इसके बाद भी अगर कोई रिकवर नहीं हो पा रहा है तो लोग उसको समझ नहीं रहे, उल्टा उनको जो है गाली दे रहे हैं, उनको मारने को चढ़ जा रहे हैं। तो वो भी तो इंसान ही है ना। डॉक्टर सबको एडवाइस, सबका जितना होता है वो जी जान लगा के कर रहे हैं, बट लोग वो अब चीज वो जो होता है फ्रस्ट्रेट हो मतलब, चुके हैं, बहुत ज्यादा हाँ फ्रस्ट्रेटेड है वो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो वो और नहीं ऑब्वियस है रिस्पॉन्स वो। कर रहे हैं। तो अभी के टाइम में हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। अभी मैं, मेरा एक फ्रेंड है मणिपुर का, उसने सेम यही मेडिकेशन स्टार्ट किया, मैंने उसको खुद सजेस्ट किया था, खुद मैंने उसको बोला था, और उसको जो होता है कोविड जो होता है वो पॉजिटिव निकल गया। अब क्या हुआ कि 3 दिन के बाद उसका टेस्ट का रिपोर्ट आया, 3 दिन के बाद आया, बट 5 दिन में वो सही हो गया, उसका जो होता है फैला ही नहीं। अगर वो वेट करता और 5 दिन तक और वो करता, उसके बाद फिर क्या होता। एक मेरा और फ्रेंड था इंस्टाग्राम पे, जो सर के साथ जब मैंने लाइव किया था तो सर ने उसने सवाल पूछा था कि मेरे मम्मी को ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पहले ही बोला गया कि भाई आप कोविड टेस्ट कराओ और उनके बाद उनका ये बेसिक मेडिकेशन चालू कर दो। अभी ये बॉडी बिल्डिंग में लोग इतना हाई जो होता है कार्डियोटॉक्सिस ड्रग यूज कर रहे हैं, लीवर का माँ बहन हो जाता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, वो कितना हार्मफुल होता है। उसके कंपेयर में आप एंटीबायोटिक से अगर आप कंपेरिजन करोगे तो वो कुछ नहीं है। लोग सालों साल जो होता है ट्रेन जैसा जो होता है हाई कार्डियोटॉक्सिस ड्रग चलाते हैं, तो उनको ये नहीं ट्रेनबलॉन। होता कि नहीं डॉक्टर से पूछना चाहिए। क्लेन चना कुरमुरा जैसा खाते हैं, T3 इतना खा लेते हैं पूछो मत, तब नहीं उनको ये होता कि नहीं यार डॉक्टर से पूछना चाहिए, अपना रिपोर्ट निकालना चाहिए, ये करना चाहिए। अभी एक जो बंदा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जैसे लोग बोले ना कि बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डर, तो बॉडी बिल्डर बहुत बड़े फाइटर होते हैं। जो एक बंदा जो एक्सपायर हुआ है, उसने जो होता है 18 डेज तक फाइट किया है। पहले उसका क्या हुआ, उसका प्रेप चल रहा था, उसको कोविड हुआ तो उसने जो होता है एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब उसको प्रॉब्लम हुआ तो फिर उसने टेस्ट करवाया, तो उसको रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद फिर जो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसका कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुआ, क्रिटिकल कंडीशन हुआ, और वो होते होते जो होता है 8 से 10 दिन हो गए। अब 10 दिन में उसके लंग्स में पूरा फैल गया। जब वो दूसरे हॉस्पिटल में आया तो अभी नॉर्मल बंदे को 5 किलो ऑक्सीजन लग रहा था, उस बॉडी बिल्डर फ्रेंड को मेरे 15 किलो ऑक्सीजन लग रहा था। मतलब आप जैसे 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 टाइम आप बढ़ाते जा रहे हो ना, ये एक आग जैसा है। ये जो आप जैसे ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जो जनरली हम चलाते हैं, पैरासीटामोल और दूसरे सब आपने जो नाम बताए, पैरासीटामोल इज नॉट एंटीबायोटिक, इट्स क्या है फिर ये? फीवर के लिए, फीवर के लिए फीवर यूज के होता है लिए? पैरासीटामोल।
हाँ। अच्छा, एंटीबायोटिक नहीं है वो। नहीं ठीक है, नहीं जितने भी दूसरे सब एंटीबायोटिक्स आपने बताए, तो इनका हमें फायदा बेसिकली क्या मिलता है कि ये हमें कोविड होने से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पहले प्रिवेंशन के लिए यूज हो रहे हैं? इट्स अ वायरल डिजीज। एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज के ऊपर काम नहीं करते, हाँ, नहीं करता। लेकिन उसके साथ सेकेंडरी जो हार्म हो रहा है उसे दबा के रखते हैं, बाकी के जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसे दबा के रखते हैं। उसका सपोर्ट आपको एंटीबायोटिक से मिलता है, इसलिए एंटीबायोटिक स्टार्टिंग में चला रहे हैं। मतलब हाँ एग्जैक्ट ये उसका मतलब रामबाण इलाज नहीं है एंटीबायोटिक, लेकिन ना, वो बॉडी में ज्यादा स्प्रेड ना हो इसके लिए एंटीबायोटिक का काम में आता है। अभी तक कोविड के लिए एग्जैक्टली कोई मेडिसिन आया ही नहीं है। अभी ट्रीटमेंट सिर्फ सिस्टमैटिक ही ट्रीटमेंट चल रहा है हर जगह से, ये मैनेज करो वो मैनेज करो, फिर आपकी बॉडी जो इम्यूनिटी आपकी साथ देगी उसके ऊपर, लेकिन उस इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स अपना काम कर रहे हैं। वो वही डॉक्टर्स भी बता रहे हैं और वही हम भी बता रहे हैं। एक हमारे मित्र थे, वो ये बोल रहे थे कि मतलब आप सबको एक ही जैसा जो होता है कॉपी पेस्ट करके कैसे बता सकते हो, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, दोनों एक ही कैटेगरी के अलग अलग मेडिसिन है। उसी तरीके से जैसे आपका पैरासीटामोल है, तो किसी को पैरासीटामोल सूट नहीं करता तो उसको निमोसलाइड दिया जाता है। बहुत ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। अगर आप भाई पढ़ोगे तो आपको निमोस्लाइड आइडिया लेकिन लगेगा। खतरनाक है। निमोस्लाइड लेकिन खतरनाक है, बैन भी है ना नहीं, बहुत सारे निमोस्लाइड। Yes, लोग yes. को, जैसे अभी अफरोज भाई के If केस में, अफरोज भाई someone is को allergic to सिंपल paracetamol, सिंपल सा है then सर। nimosulide is हाँ, prescribed. अफरोज भाई को जो होता है एलर्जिक है, उनको जो होता है सूट नहीं करता, उनको जैसे ही पैरासीटामोल वो पीसीएम। खाते हैं उनके स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो फिर उनको निमोसलाइड पूरे टाइम पे दिया। कुछ कुछ चीजें जो होता है वहां पे चेंज होती है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है भाई, आज हमें एक्चुअली हाँ अफरोज सर। भाई को भी ऐड करना था, तो आज हम कर नहीं पाए उनको क्योंकि वो उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। तो ऑब्वियसली मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, नहीं तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उन्होंने किस तरीके से कोरोना से फाइट किया और रिकवर किया। थोड़ा सा आप उनके बारे में बात करना चाहेंगे कि अफरोज भाई की आपने किस तरीके से एग्जैक्टली हेल्प करी रिकवर उनके होते बारे में? में सर अगर वही बताएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। अफरोज भाई खुद से बताएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। आप किसी के डेथ के बाद RIP लिखना और अफसोस जाहिर करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर आप किसी की जिंदा रहते हुए उस आदमी की अगर आप जान बचा पाओ तो वो हम्म। बहुत बड़ी चीज है। सर एक और चीज आप मुझे सिंपल ये सा बताएं। जो होता है अविरल हाँ भाई, भाई सिंपल पूछिए आप। सा जो होता है, बस खाली एक चीज यही हम लोगों ने बोला था, कुछ टेस्ट के नाम बताए थे, जैसा सर ने पहले भी बताया कि आप लोग अगर अपना प्रेप कर रहे हो, आप अपने साइकिल पे हो, तो आप अपना टेस्ट करा लो और आप इंटरनल अपना हेल्थ देख लो कि आप क्या है, कैसा आपका कंडीशन है, कैसा नहीं है। बाकी कुछ सर ऐसा एक वो नहीं था कि एक नहीं आप अपना एक ये बार ना चीज भाई, बंद एक कर दो, बार ये चीज। हाँ हाँ सुनो एक बार ना ऐसा हाँ। करते हैं ये ना, फिर से हम लोग इस वाली बात को करते हैं चैनल पे, क्योंकि हमने वहां पे करी थी और यहाँ पर वो क्राउड कनेक्टेड नहीं है, तो हमें उनको पता ही नहीं है कि हम कौन से टेस्ट की बातें कर रहे हैं या फिर कौन से प्रिकॉशंस की हम एंटीबायोटिक्स की बातें कर रहे हैं। तो आई थिंक ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारी वाले क्राउड को हमारे चैनल पे भी मिलेगी ना। पहले तो आप ये बताइए कि हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए अगर कोई किसी को लगता है कि वायरल हो गया या फीवर लग रहा है, तो क्या नहीं, हम लगे या ना करवाएं? लगे, लगे या ना लगे, बेसिक अच्छा, चीज है। अगर आप प्रेप कर रहे हो, आप साइकिल पे हो, करो। नहीं मैं आप जो जनरल होता है कुछ पॉपुलेशन की कुछ बात पैसे। नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अच्छा, बॉडी जनरल बिल्डर्स की नहीं। पॉपुलेशन की बात कर जनरल रहे की हो। भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी को मुझे अगर फीवर लगता है तो मुझे क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए इसके अंदर पहले, ये कह रहा मैं बता रहा हूँ। आप RT-PCR का पहले आप रिपोर्ट RT-PCR कराओगे, जो स्वैब वाला टेस्ट होता है नाक में और थ्रोट में। आपका डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है, अगर सही से स्टार्ट करता है तो वो करो, नहीं तो जो अभी हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कस किए थे वो ले लो। और इसके साथ साथ आपको एक चेक करवाना है, वो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करवाना। ये मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपके बॉडी के इन्फ्लामेशन की आपको जानकारी देगा, अंदर और कितना वो इन्फ्लामेशन है। बहुत तेजी से बढ़ता है कोरोना में, है ना? यस यस यस, बहुत तेजी से बढ़ता है। और HRCT जो है वो अगर आपका स्कोर समझो, HRCT मतलब क्या है, आपका लंग कितना इन्फेक्टेड हुआ है, आउट ऑफ अच्छा 25 उसका स्कोर आता है। वो जो है वो कम आने में 6 महीने साल भी लग सकते हैं आप कोविड से रिकवर होने के बाद भी। लेकिन सी रिएक्टिव प्रोटीन जो इन्फ्लामेशन आपको इंडिकेट करता है, वो एक एक दो दो दिन में कम आता है। तो और बढ़ता भी उतने तेजी से जब आपका इन्फेक्शन फैलता है तब। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, मेरा मेरा खुद का ये कहना है, एवरी अल्टरनेट डेज आप सी रिएक्टिव प्रोटीन करवा दीजिए जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट इंडिकेशन आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना तेजी से फैल रहा है। इनफैक्ट वही स्टेज भी है जब आपको स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। कौन से? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बॉडी बिल्डिंग वाले स्टीरॉइड्स नहीं बोल रहा हूँ मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो हाँ एड्रीनल वो ग्लैंड्स नहीं क्योंकि सिद्धांत भाई को एक सी आ एक गई इस बंदा बात था, पे।
हाँ एक बंदा था उसने लाइव किया था, उसने ये बोल रहा था कि मतलब वो मेरा नाम लेके कि मैंने बोला है कि स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर ना यूज करे, बट सिद्धांत बेवकूफ को मालूम नहीं कि कैंसर पेशेंट जो होता है स्टेरॉइड यूज करते हैं, कोरोना पेशेंट स्टेरॉइड यूज करते हैं। अब उनको कौन पता है कि वो ट्रेनबोलोन और पोल्डिनॉन यूज नहीं करते हैं, वो स्टेरॉइड जो सही बात। होता है आपका लाइफ सेविंग ड्रग होता है, वो अलग अच्छा चीज अच्छा, हो ऐसे गया। करते हैं, सुनो ना सिद्धांत भाई, हाँ इस वाले टॉपिक को भी थोड़ा आगे करते हैं हम लोग डिस्कस। पहले ना इस वाले इन टेस्टों की हम बात कर लेते जो हम बात कर रहे थे। हाँ हाँ सर हाँ एक बार हाँ आप टेस्ट के हाँ, बारे में ठीक है। कंटिन्यू करो, फिर हम स्टेरॉइड दोनों का डिफरेंस जो है वो बात करेंगे। तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन एक हो गया, जैसे मैंने आपको बोला, आरटीपीसीआर हो गया, और सर एक बार एचआरसीटी। HRCT आपने लंग्स के लिए बताया था आई गेस। हाँ, लंग का इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है वो बताता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कैसे है ना, एचआरसीटी कभी कभी मतलब रॉन्ग भी आ सकता है, उसके चांसेस है। आप पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करने के लिए बोलते हैं और तब उसका स्कैन होता है, तो वो होल्ड कैसे कर रहा है उसके ऊपर भी वेरी कर सकता है एचआरसीटी। लेकिन आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो आपके ब्लड में से सैंपल लेके उसमें से आपको पता चलता है कि इन्फ्लामेशन कितना जाता है, वो एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता ही देता है, ये सीवियर होने वाला है, सीरियस होने वाला है या नहीं होने वाला। तीन चीजें इंपॉर्टेंट, ये आप जनरल पॉपुलेशन के लिए पूछ रहे हो बराबर ना, जो बॉडी बिल्डर्स नहीं है बिल्कुल उनके लिए बोल रहे हो। हाँ। तो बिल्कुल जनरल और जो पॉपुलेशन। बॉडी बिल्डर्स है उनके लिए तो ये चीजें है ही है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम्म हम्म सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरेटिन, डी डाइमर और इंटरल्यूकिन 6, ये चीजें आपको करानी है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स में बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड यूज ये सब चीजें पहले से ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से उनको टाइम ही ना मिले कि उनकी इम्यूनिटी फाइट करे, उसका टाइम ही ना मिले, और सीधा वो कोविड जो है सीरियस हो सकता है। सर थोड़ा सा ना, आप इन टेस्ट से क्या हमें पता लगता है एक बार ये फटाफट से बता दीजिए, डी डाइमर से हमें क्या पता लगेगा। डी डाइमर ठीक है, आपके बॉडी का क्लॉटिंग के चांसेस कितने ज्यादा है ये आपको क्लॉट्स बताता है। बताता है, मतलब क्लॉट हम्म फॉर्म होना वो कितना सीरियस हो सकता है वो बताता है, कोविड कितना सीरियस हो सकता है। इंटरल्यूकिन 6 आपका लंग का जैसे इंफ्लामेशन हुआ, तो वो कितना ज्यादा है इंफ्लामेशन, वो इंडिकेट करता है आपको। फेरेटिन का हम्म ये होता है कि आपका आयरन कितना है बॉडी में वो पता चलता है। बॉडी बिल्डिंग में जो स्टीरॉइड्स यूज होते हैं, समझो मैंने पहले भी बोला था, उसकी वजह से अगर आरबीसी काउंट बढ़ रहा है तो आयरन परसेंटेज आपका बढ़ सकता है, तो ब्लड थिक होता है, तो आपके हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा आता है, और वही चीज इसमें भी है, कोविड में भी हो रही है। और सी रिएक्टिव प्रोटीन ओवरऑल बॉडी में जो भी इंफेक्शन है, लीवर से हुआ, लंग से हुआ, जो भी इंफ्लामेशन है वो एक इंडिकेट करता है। एक एक सर, ये डी डाइमर से मुझे एक ये केस याद आया, अभी हमारे यहाँ पर एक डेथ हुई है एक लेडी की। तो काफी दिनों से हम्म एक्चुअली कोरोना से वो लड़ रही थी और बाद में उनको हार्ट अटैक आ गया। तो क्या ये हम्म पॉसिबल है कि ब्लड क्लॉट्स, क्योंकि मैंने जितना मुझे पता है कि कोरोना से ब्लड क्लॉट्स बढ़ते हैं, और अगर क्लॉटिंग हम्म। कहीं कोरोनरी आर्टरी में हार्ट के आ गया हो तो उस वजह से हार्ट अटैक आने की वजह से फिर जान चली गई हो, तो क्या कोरोना से हार्ट यस अटैक यस आ यस सकता है, यस इसलिए डी डाइमर कराया जाता है। यस यस यस। और डी डाइमर का काउंट देख के ही आपको पोस्ट कोविड ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। अगर आपका हाँ डी डाइमर हाई है, तो अगर आपको डॉक्टर आपका खून पतला होने की दवा देगा जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्लॉट ना फॉर्म हो जाए, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना बैठे, मतलब डीवीटी उसके लिए। होता है। हाँ, आपको ब्लड थिनर दिए जाते हैं, इसलिए डी डाइमर का जो टेस्ट है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट। जो ओल्ड एज पेशेंट्स है उनमें देखा गया है कि पोस्ट कोविड डेथ्स भी ज्यादा हो गई है, घर पे गए आप आराम से सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद आपको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। सर ये एक चीज ये चीज मुझे आपसे ये कंफर्म करनी है, जैसे कोविड से ये हो गया कि ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक आ सकता है और डेथ हो गई, ठीक है, क्या इसका रिलेशन कार्डियक अरेस्ट से भी है? क्योंकि अभी जो रिसेंट डेथ हुई थी सेंथिल, जो इनकी डेथ हुई थी, तो इनकी कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हुई थी, तो क्या कोरोना को इससे भी कनेक्ट किया जा सकता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि कार्डियक अरेस्ट आ गया कोरोना की वजह से? हो कोई सकता लिंक है, है? देखिए कार्डियक अरेस्ट, हाँ हाँ, लिंक लिंक आप कर सकते हो। कार्डियक अरेस्ट मतलब जो सिग्नलिंग है जिसके वजह से हार्ट पंप कर रहा हो, अचानक से उसमें डिस्टरबेंस रुक आ गया। जाता, डिस्टर्बेंस आ जाता है, हाँ राइट, यस। हाँ हाँ। तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो उसका एक रीजन ऐसा है कि कोविड में आपका लंग इन्फेक्टेड है, अगर आपका लंग इन्फेक्टेड है तो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई जो हो रहा है वो उसमें ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं है, एक रीजन है वैसा। और सेम रीजन पूना में एक बॉडी बिल्डर की डेथ हुई थी आज से 1 साल पहले, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। दैट गाय वाज सफरिंग बाय ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक लंग की बीमारी होती है, 7 से 8 महीने उस बंदे को ब्रोंकाइटिस था, उसके बाद रिकवर हुआ नहीं, और उस बंदे ने इमीडिएटली ट्रेन इनएंथनेट चालू किया था, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो कार्डियक अरेस्ट उसे हुआ था और ही वाज अ नॉलेजेबल।
अगर आपका लंग सही से काम नहीं कर रहा है तो आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है। और यही चीज मैं बता रहा हूँ, अभी जो बॉडी बिल्डर रिकवर भी कर रहे हैं ना कोविड से, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा, रिकवर हुआ सब कुछ हुआ तो 1 महीने में इमीडिएटली साइकिल स्टार्ट मत कीजिए कि अभी मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज है अब मुझे कुछ नहीं हो, नहीं। जब तक आपका HRCT स्कोर पूरी तरीके से पूरा नील नहीं आता, पूरा सही नहीं हो जाता, तब तक आपको कोई भी रिस्क वाली चीज नहीं करनी है। जैसे कोई स्टीरॉइड बिरॉइड को हाथ नहीं लगाना है। एक्सरसाइज करते हुए भी डॉक्टर यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि काफी इंटेंस वर्कआउट मत करो पोस्ट कोविड। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना जाने दो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। इसका रीजन यही है कि आपकी लंग, भले कोविड का वायरस चला गया लेकिन लंग की रिकवरी होने में टाइम लगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी बिल्डर्स कोई देख रहे तो वो सोचते होंगे अरे चलो कोरोना तो होके गया है, अभी मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज, अभी मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका लंग अभी भी इन्फेक्टेड है। तो उसमें अगर आप ये सब उटपटांग चीजें स्टार्ट कर देते हो तो आपकी रिस्क फिर से बढ़ जाती है। ठीक है सर, इसमें अभी एक जैसे क्वेश्चन मेरा। अविरल हाँ भाई हाँ, ये बोलो पूछ भाई। रहे थे कि मतलब सेंथिल सर का कोरोना से कुछ कनेक्शन। तो अगर कोरोना से वो इन्फेक्टेड होते या कोरोना से कुछ हुआ होता तो वो पहले से वो बीमार होते और पहले से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता। ये भी तो पॉइंट है। उनका तो जो होता है मतलब उन्होंने जो अपना लास्ट पोस्ट या लास्ट अपडेट डाला था 2 से 3 दिन पहले ही डाला था उन्होंने। तो हाँ, वो तो मतलब कुछ कोई कनेक्शन चांसेस नहीं है। नहीं है क्योंकि उसका, फिर हाँ हाँ कनेक्शन नहीं हाँ होना हाँ, चाहिए। उसका चांसेस कुछ और है, क्योंकि अगर वो होता तो मतलब पहले से वो प्रॉब्लम होता, उनको सही बात फीवर कह रहे होता, हो। वो सब होता। ऐसा ये नहीं है कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो और आपको कुछ हो ही ना, कुछ पता ही ना चले। तो सर मैं ये एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो बॉडी बिल्डर साइकिल पे है ऑन स्टेरॉइड से, और उनको अगर कोरोना हो चुका है, पॉजिटिव आ गई है रिपोर्ट, तो साइकिल क्या कंटिन्यू करना ऐसे में सही रहता है या क्या करना चाहिए उसको? इमीडिएटली स्टॉप। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपके सामने कोई टारगेट नहीं है, इस साल का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, और बस आप रूटीन में रहने के लिए स्टेरॉइड ले रहे हो, एक बॉडी का फॉर्म वही आपको इंस्टा पे डालने शूट के लिए या फिर किसी चीज के लिए बॉडी का फॉर्म मेंटेन करने के लिए आप अगर स्टेरॉइड ले रहे हो तो बहुत गलत है। वो इमीडिएटली स्टॉप कर दो, इमीडिएटली स्टॉप कर दो। अगर आपका कंपटीशन है, कोई बड़ा टारगेट कंपटीशन है, और उसके बाद भी आपको ये कंटिन्यू करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप हाई रिस्क में आते हो। तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, जिम में वर्कआउट करने के लिए भी सिर्फ अगर आप ही अकेले जा रहे हो तो ही वर्कआउट करना है। अगर कोविड पॉजिटिव है तो नहीं, कोरोना हुआ है तो नहीं, कोरोना अगर पेशेंट है तो छोड़ ही देना है। लेकिन ये जो हाँ, पैंडेमिक चल रहा मैं है पूछ रहा उसके बीच में मैं बोल रहा हूँ, आपको कोरोना नहीं हुआ है, आपके जिम के लिए आपकी मतलब आपको जिम की चाबी आपके हाथ में, सिर्फ अकेले जिम में जाके आप वर्कआउट करके आ रहे हो, ठीक है, और आपको किसी भी हालत में कंपटीशन करना ही करना है, तो उनके लिए मेरा ये कहना है, तो आप हाई रिस्क में हो ये समझ के चलिए। और जो मैंने टेस्ट बोले थे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर, फेरेटिन, इंटरल्यूकिन 6, ये चेक करवा लो। अगर ये हाई आते तो आपको अपनी साइकिल बंद करनी पड़ेगी। अगर ये हाई नहीं आ रहे, बॉर्डर लाइन भी है, तो आप हाई रिस्क में लेके अपनी तैयारी चालू रख सकते हैं। मैं ये बताना हूँ। चाहता हूँ। सिंपल सा है, मतलब जैसे मैं ये बताता हूँ। रियलिस्टिक, ये काफी रियलिस्टिक एडवाइस है। तो अभी हाँ इसका कोई मतलब ये ना निकाले कि डॉक्टर बोल रहा है कि अरे यार ये तो साइकिल कंटिन्यू करने को बोल रहा है ना। बहुत बड़ा टारगेट है, अगर आपका बहुत बड़ा टारगेट है, आपने साल भर प्रिपेयर किया है और आपको पता है अभी जैसे मिस्टर इंडिया तो कैंसिल किया ऑलमोस्ट, मतलब पोस्टपोन ही हो जाएगा, स्टेट लेवल के पोस्टपोन कंपटीशन तो हो सारे गया है, पोस्टपोन होंगे। कैंसिल हो जाएगा हाँ, शायद। कैंसिल हो जाएगा। कोई इंटरनेशनल कंपटीशन कर रहा है, ठीक है, तो उस बंदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिंपल सा है। मैं जो होता है अभी ओपनली बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि अभी मान लो कि जो होता है मैं 2018 से 19 से कॉन्टिन्यूसली मैं एफर्ट डाल रहा हूँ और मैं जुलाई के लिए प्रेप कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो होता है मुझे कोविड पॉजिटिव में हो जाता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कहीं कुछ करता नहीं हूँ, फिर भी जो गेट मैं खोलने जा रहा हूँ अपने जिम का कोई और टच करके गया और उस दिन मैं सैनिटाइज करना भूल गया और मैं इन्फेक्टेड हो गया, तो फिर मेरे पास ऑप्शन ये रहेगा कि या तो मैं मर जाऊं प्रेप करते करते, या तो फिर जो होता है मैं रिकवर अपना होके फिर नेक्स्ट स्टेप की वो करूं। तो अगर समझदारी यही है, अगर मैं अनस्टॉपेबल हूं और अनस्टॉपेबल रहना चाहता हूं, तो समझदारी मेरी यही रहेगी कि मैं अभी रुकूं और रिकवर होने दूं अपने आप को। नहीं तो मैं हमेशा के लिए स्टॉप हो जाऊं, रुकना पड़ेगा चाहे मुझे एक्सेप्ट सही हो बात या है। ना हो। अभी और जितने भी दूसरा और चीज बॉडी ये है, बिल्डर्स है ना, जितने भी अभी और बॉडी बिल्डर्स है दूसरा सब अभी लो डोजेज पर ही है, जितना मुझे मालूम है, जो अभी कंपीट नहीं कर रहे, जिनका मिस्टर लो इंडिया का डोजेस पे कैंसिल हो हो या गया, ना हो, फिर भी अपना ये बेसिक सबने टेस्ट रिड्यूस करा कर ले। दिया है। इवन अविरल भाई मैंने हम्म। खुद का अपना टेस्ट करा के मैंने जो होता है पोस्ट किया था। अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं खुद जो होता है मतलब जिंदगी से बढ़ के नहीं है ना। एक चीज और ये भी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग जितने भी बॉडी बिल्डर भाई हैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप यंग हो तो आप सबसे पहले अपना मेडिक्लेम भी करा लो।
जो नॉर्मल बेसिक चार्जेस में जो होगा ये सब टाइम पे अगर मतलब अगर आपका मेडिक्लेम नहीं है तो वो भी आपका बहुत बड़ा जो होता है फाइनेंशियल क्राइसिस आपके सर पे आ जाएगा। तो मेरा जो जैसा एक्सपीरियंस था तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से 10 हजार रुपए में आपको 10 लाख रुपए तक का आपको आराम से मेडिक्लेम मिल जाएगा, जिसमें कोरोना भी जो होता है आपके आता है अंदर। अच्छी एडवाइस है भाई, अच्छी एडवाइस दे रहे हो। बहुत बहुत जरूरी है फिर से मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप compete कर रहे हो, आपको कोविड हो गया तो आपका चांस ही नहीं है स्टेरॉइड को हाथ लगाने का, तो भूल ही जाओ। दूसरा बात, अगर आप compete कर रहे हो, बहुत बड़ा टारगेट है आपका, तो आपके डोसेज रिड्यूस कर लो। जैसे अभी कोविड वाला बात चल रहा है तो बहुत सारे लोग मतलब मुझे भी पूछ रहे थे कि अभी मेरा साइकिल चल रहा है तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ। तो आप भी बेसिक ये टेस्ट आप करा लो, आपके टेस्ट जो होता है सब कुछ ओके आते हैं तो आप वैक्सीन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग साइकिल भी। बाकी सब सर क्लियर कर देंगे। हाँ सर बताएंगे। हाँ जी सर बताइए। नहीं, वैक्सीन तो कोवैक्सीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोविशील्ड में हल्का सा डाउट आया था लोगों को, है ना, कि क्लॉट आ सकता है, बन सकता है। तो मैंने सब सिर्फ उसके लिए बताया था कि आप कोविशील्ड भी लेने जा रहे हो, कोवैक्सीन में तो कोई टेस्ट नहीं करवाना, आप जाके ले लो कोवैक्सीन, ठीक है। लेकिन कोविशील्ड लेने जा रहे हो, आप साइकिल पे हो, अगर ऑन हो, साइकिल पे हो, तो आप में फेरेटिन ज्यादा हो सकता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा हो सकता है, डी डाइमर ज्यादा हो सकता है, उसके वजह से क्लॉट बन सकता है वैक्सीन का। इसलिए आपको वैक्सीन तो लेना ही है, सिर्फ बने ना इसके लिए आप मतलब एज अ प्रिकॉशन ये टेस्ट करा लो वैक्सीन लेने के पहले। 3 टेस्ट मैंने जो बताए थे वैक्सीन लेने वालों के लिए, डी डाइमर, सी रिएक्टिव प्रोटीन और फेरेटिन। उनके लिए इंटरल्यूकिन 6 करने की जरूरत नहीं है और बाकी कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ 3 चीजें मैंने आपको बताई, वो करा लो। अगर वो हाई है तो आप डॉक्टर से बात करो, आपको डॉक्टर आपको ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर ये सारी चीजें हाई, तो अगर हाई रिस्क में आते हो तो आपको ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब करेंगे। जैसे सिंपल सा एस्प्रिन आता है, इकोस्प्रिन आती है मार्केट में 75 mg की, 4 दिन पहले आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है और पोस्ट वैक्सीन भी 4-5 दिन चला सकते हो आप। ये डॉक्टर से पूछ के करो, ब्लड नहीं तो थिनर फिर है से वो। बोलेंगे कि हाँ ब्लड थिनर, नहीं तो फिर से बोल देंगे कि ये हमें एडवाइस दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अभी ये टाइम नहीं है कि इनका टांग खींचे, इनका टांग खींचे, वो करे, वो बाद में भी हम लोग कर लेंगे जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो अभी किसी से नहीं, थोड़ा सा हम सुनो लोगों ना को सिद्धार्थ गिला भाई, थोड़ा शिकवा सा नहीं कर है। लो, थोड़ा सा आप टांग हाँ खींच लो अभी। वो जो स्टेरॉइड वाला टॉपिक था अभी कंटिन्यू कर सकते हो। दोनों स्टेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है? कौन आप सा उस पर कौन सा आप बात करो, कॉर्टिको स्टेरॉइड वाला और ये वाला ट्रेनबेलॉन। कोई मुंबई से यूट्यूबर है, तो वो हमारे ऊपर हमको ट्रोल करने के लिए उसने वीडियो बनाया, और उस वीडियो में बंदा आके क्या बोल रहा है कि आप स्टेरॉइड के बारे में गलत फहमी बोल रहे हो, फैला रहे हो। स्टेरॉइड किधर गलत है? कैंसर पेशेंट को भी स्टेरॉइड दिया जाता है, ये कोविड पेशेंट को भी स्टेरॉइड दिया जाता है। उस बेवकूफ को ये पता नहीं था, इतनी बेसिक नॉलेज नहीं थी कि बॉडी बिल्डर जो यूज करते हैं वो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं, और जो कैंसर पेशेंट को दिया जाता है और कोविड में दिया जाता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। कैंसर पेशेंट को क्यों दिया जाता है? जब कीमोथेरेपी के वजह से पेन मैनेजमेंट के लिए, या फिर वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए। कोविड पेशेंट में क्यों? जब इन्फ्लामेशन आपके बॉडी का ज्यादा है तो वो कोविड पेशेंट के लिए मिथाइल प्रेडनिसोलोल या डेक्सामेथासोन दिया जाता है। तो मतलब ये भी पता नहीं था, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि किसको ट्रोल करना है। ये तो सोचो यार, सामने वाला डॉक्टर है तो उससे ट्रोल करने के पहले अपने बेसिक्स तो किसी कम से कम डॉक्टर से तो कंसर्न करते कि मुझे इसको ट्रोल करना है, तो मैं इससे, आप मेरे को थोड़ी एडवाइस दो, मैं इसके लेवल पे जाके ट्रोल करूं। इवन भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सभी लोग को कि ये वीडियो में भी आपको जो भी चीज आपको इसमें नॉलेज मिला है, आप पूरा का पूरा नॉलेज लेके आप खुद से वीडियो बना के आप अपना नाम लेके आप डाल सकते हो। किसी को क्रेडिट देने का, किसी का नाम करने का वो भी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मतलब हम लोग का पर्पस ये है, तीनों लोगों का पर्पस ये है इंफॉर्मेशन फैलाना, और ये सब चीजें जितनी हो रही है लोग ज्यादा से ज्यादा सेफ रहे, ज्यादा से ज्यादा बचे। थोड़ा सा इसमें स्टेरॉइड के बारे में हमें बात करनी चाहिए जो अभी दिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डोजेज डिस्कस करो, लेकिन कौन से स्टेरॉइड्स और ये क्या एग्जैक्टली हेल्प कर रहे हैं? जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, ये इन्फ्लेमेशन डाउन करने में काम आते हैं। सीरियस पेशेंट को ही स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन काफी सीआरपी लेवल जो नॉर्मल 5 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, अगर वो आपका बढ़ के 20 के ऊपर चला जाता है, 30 के ऊपर चला जाता है, जैसे अफरोज भाई का 58 था 58। जब, हाँ, पहले दिन हमने चेक करवाया था, वो जब हमने फिर उनका, मैंने मिथाइल प्रेडिनिसोलोल चालू करवाया, तो फिर वो नेक्स्ट डे इट वाज 36। सही ना सिद्धांत भाई? 36 आया था ना 58 से?
38 38 38 36 समथिंग। हाँ 38 36 था। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे 24 आया, फिर 14.5 समथिंग आया, फिर 8 आया, फिर अभी 5 के नीचे। वाओ। तो ये डिसाइडेड कंडीशन में दिया जाता है, ये नहीं कि नॉर्मल पेशेंट है उसको भी आप स्टीरॉइड दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो, ऐसे नहीं होता। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं ना, ये बात बहुत सही से पकड़ लेते हैं, स्टीरॉइड स्टीरॉइड स्टीरॉइड। तो ये स्टीरॉइड मतलब बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉइड नहीं है, डॉक्टर जो देते हैं ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसकी बात चल रही है, ये डॉक्टर्स ही देंगे। और अगर आप घर पे इसे लेने की कोशिश ना करें, अगर आपको लेना भी है तो किसी की एडवाइस लीजिए, एडवाइस लेके ये ट्राई कीजिए, वरना मत ट्राई कीजिए। और दूसरा उसका साइड इफेक्ट भी आ रहा है, ये जो स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, शुगर ज्यादा बढ़ रही है पेशेंट की, शुगर ज्यादा बढ़ रही है। और हाँ, और पोस्ट कोविड लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। तो वो उसका रीजन ये है कि ये स्टीरॉइड ज्यादा दे रहे हैं, उसके वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है उनकी, और उसके वजह से वो इन्फेक्शन हो रहे हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुगर बढ़ रही है, स्टीरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, और उसके वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और फंगल इन्फेक्शन इतना डेडली है, 32 जिनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उनमें 30 to 50% मोर्टेलिटी रेट बताया जाता है। तो डेंजरस है, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे रिकमेंड कर दोगे किसी को भी। बहुत सीवियर केसेस में दिया जा रहा है, जब एकदम ऑक्सीजन लेवल काफी ड्रॉप हो जाए उस केस में। यस। तो हम इसको डिस्कस बस ये बताने के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये भी एक चीज है, लेकिन हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे और कुछ ऐसा कह नहीं रहे, वो एक अलग बात होती है। हमने जो यहाँ पर बातें करी है वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स की है, टेस्ट करा कर पहले से प्रिवेंशन लेने की है। जो बातें जेन्युइन है और सब पे अप्लाई हो सकती है वो बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और यही हमारा इस वाली वीडियो से पूरा एक मोटिव है लोगों को एजुकेट करने का। तो दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि अभी अफरोज भाई जो कि IFBB प्रो है मेंस फिजिक्स से, उनके साथ में एक काफी बड़ी चुनौती का उनको सामना करना पड़ा, और वो पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव, और कई सारी दिक्कतें ऐसी आई थी जो मैं बता भी नहीं सकता। कुछ दिन ऐसे थे जहाँ पर कि मैंने आपको एक वीडियो में बोला भी था कि उन्होंने जो कहा था, एक्चुअली मैं चाहूंगा कि मैं ना कहूँ, वो उस बात को खुद ही अपने आप समझाए कि किस चीजों से, किन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं कोरोना के चलते, और किस तरीके से एक बॉडी बिल्डर होते हुए वो इस तरीके से इफेक्ट हुए कि पूरी फैमिली तक उनकी डिस्टर्ब हो गई इस बीमारी के चलते। और फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अब ये काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। सारी बातें आज अफरोज भाई से हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और दोस्तों इसी के साथ में हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस इंटरव्यू को। तो अफरोज भाई बताइए, आप किस तरीके से आपने इस बीमारी को फेस किया और किस तरह से आप इससे उभर पाए? सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा। जी। आज ईद के इस मौके पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, तो आज मैं 24 दिन के बाद अपनी फैमिली के साथ हूँ ईद में, जो कि पूरे रमजान में अपनी फैमिली के साथ नहीं था, सबसे दूर था, बंद था। थैंक यू भाई। काफी सारी परेशानियां हुई थी। हम लोग नाम सुनते हैं कोविड, तो लोग मजाक के तौर पे भी लेते हैं, सब लेते हैं। जिसको होता है उसको पता चलता है कि क्या होता है। 5-6 डेज मेरी आंखें मतलब खोल ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, बट बोल नहीं पा रहा हूँ। एक रूम में बंद, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। मैं कंफर्म था कि शायद मैं नेक्स्ट डे ना देख पाऊँ। ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि बॉडी के कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे, अंदर दिन ब दिन मतलब डाउन होते जा रहा था। मेडिसिन ले रहा था बट वो मेडिसिन काम नहीं कर रही थी मेरे बॉडी में। एक जगह मेरा, एक रूम में मेरा छोटा भाई, उसकी कंडीशन खराब, हम 2 भाई हैं, और एक रूम में मैं, और फैमिली चाहकर भी हमारे पास नहीं आ सकती। घर में रोने धोने का भी माहौल हो चुका था। हॉस्पिटल के लिए पापा तलाश कर रहे थे क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, बट बेड नहीं मिला हॉस्पिटल में। बट मैं काफी लकी हूँ कि हम दोनों भाई को बेड नहीं मिला, क्योंकि जो ट्रीटमेंट मेरा घर में हुआ वो शायद हॉस्पिटल में भी नहीं हो पाता। ओके, तो आपके भाई को भी कोरोना पॉजिटिव, वो भी थे आपके साथ साथ? यस, वो भी था। वो इतना इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, वो 3-4 दिन में रिकवर हो गया था, बट मुझे 24 दिन लग गए। तो ये काफी लंबा एक समय होता है, और अभी तक भी आपने बताया कि आप उतना पूरी तरीके से अभी भी रिकवर नहीं कर पाए, यहाँ से और अभी 15-20 दिन आपको लग जाएंगे जहाँ तक है। मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, लेकिन कोरोना होने के बाद भी हमें घर पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे लेग्स वाइब्रेट, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी है, और इतने दिन लिक्विड डाइट पे ही मैं था। अच्छा। और आज से मेरा खाना स्टार्ट हुआ, ईद के दिन से ही। मैं डॉक्टर प्रशांत से बात की तो उन्होंने मेरे फूड चालू किए कि आज आप आराम से खा सकते हैं। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप इसमें बताएंगे कि किस तरीके से
इस बीमारी ने आपको कितना ज्यादा इफेक्ट किया? बिकॉज कुछ ये भी सुना था कि 7वें 8वें दिन आपकी काफी ज्यादा इसमें तबीयत खराब थी और सांस लेने में आपको बेहद दिक्कत हो रही थी। और किस तरीके से बीमारी एक्चुअली ग्रो करती गई? पहले दूसरे दिन आपको कैसे सिम्टम्स थे वर्सेस 7-8 दिन तक कैसी आपकी हालत हो गई थी? मैं जिम से आ रहा था तो मैं रोड में देख रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट डे हाथ वाइब्रेट हो रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आस्ते आस्ते बदन टूटने लगा रोड पे ही। तो मैं जिम से घर आया, मैंने रूम बंद किया और घर वालों को बताया कि मुझे डाउट है कि मुझे पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव। तो घर वाले मतलब वैसे नहीं बोले, नहीं ऐसा नहीं है, वायरल फीवर भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा था क्योंकि बॉडी अपने आप वाइब्रेट होने लग गई थी। सेकेंड डे में रूम में ही था, फीवर स्टार्ट हुई। डॉक्टर से पापा ने बात की और मेरे मेडिसिन चले। तो 5-6 दिन में कंटिन्यू मेडिसिन ले रहा था, बट सुबह और शाम 2 टाइम मुझे कंटिन्यू फीवर आ रही थी। और वो फीवर आधे घंटे ही रहती थी, लेकिन वो पूरे बदन को तोड़ देती थी। ज्यादा भी नहीं होती थी, 101 102, लेकिन ऐसा लगता था कि 108 के पार फीवर हो चुकी है, वैसी कंडीशन हो जाती थी। डे 6-7 हो गए, मेडिसिन कंटिन्यू चल रही थी, बट बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर रही थी। कंडीशन ऐसी हो गई, मैं कंफर्म था कि डे 7 की रात को कि मैं शायद सेकेंड डे नहीं देख पाऊंगा। और पापा ये सब, घर का माहौल खराब था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। बट लक अच्छा था कि सिद्धांत जायसवाल भाई, उन्होंने अलग अलग सिटी से अलग अलग लोगों से मेरे पापा के नंबर कहीं से अरेंज किए और उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई। वो मेडिसिन जैसे ही मैंने रात को ली, उस रात के बाद मुझे फीवर नहीं हुई थी, बल्कि वीकनेस एंड बहुत ज्यादा आ चुकी थी। फिर प्रशांत सर से उन्होंने मुझसे बात करवाई। उन्होंने पूरे मेरे बॉडी के टेस्ट करवाए। मेरा CRP 58 जा चुका था, जो कि 6 रहना चाहिए था। उन्होंने बड़ा उस नंबर चीज होता की है। मेडिसिन, और काफी और भी इन्फेक्टेड था मैं, सब चीजों की मेडिसिन मेरी चालू करवाई। रोज मॉर्निंग में मेरा ब्लड टेस्ट होता था और 2 घंटे में 3 घंटे में रिपोर्ट आती थी। और रोज मैं देख रहा था CRP 58 से 40 हुआ, 30 हुआ, 25, 20, 15, फिर 7 पे आया। फिर लास्ट डे जब टेस्ट हुआ तो 5.2 आ चुका था। और ऐसा ट्रीटमेंट मेरा हॉस्पिटल में नहीं होता, क्योंकि जो कंपाउंडर मुझे इंजेक्शन देने आता था वो बता रहा था कि वो 200 लोगों के साथ रहता है हॉस्पिटल में। पर भैया, ऐसा ट्रीटमेंट मैंने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि इतने पेशेंट का ऐसा ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। और हमारा घर में एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि मैं एकदम हिम्मत छोड़ चुका था कि मतलब अब आगे देख पाऊंगा। क्योंकि वो सिचुएशन में आपको लफ्जों में बता भी नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या बीत रही थी। और हम समझ भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हुआ ना। वो वो एक चीज आप परसेंट ही भी नहीं समझ समझ सकते हो। सकते कि मेरे बगल में फोन है और मेरी कंडीशन खराब है, मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूँ मेरे पापा का। इवन सिद्धांत भाई ने मुझे कम से कम 100 कॉल किए थे, बट मैं वो यहाँ से फोन उठा के रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। और मुझे यही लग रहा था कि मैं शायद अपना लास्ट टाइम गिन रहा हूँ, क्योंकि मैं डाउन होते जा रहा था। बट वो बोलते हैं ना, खुदा ने फरिश्तों के तौर पे एक जरिया भेजा, सिद्धांत भाई को, जी। जिन्होंने सपोर्ट की मुझे। डॉक्टर प्रशांत सर ने हर मतलब एक एक दिन में 10-10 वीडियो कॉल आते थे और वीडियो कॉल के थ्रू मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेड आपको नहीं मिला हॉस्पिटल में, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो पाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप अरेंज नहीं करवा पाए, जैसे घर में भी बहुत लोग रखवा लेते हैं? मेरी डे 7 को जब मेरी ऐसी कंडीशन थी तो पापा ने सिलेंडर अरेंज कर लिया था मेरे घर पे। बट डॉक्टर प्रसाद ने सिलेंडर का मना किया, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल वो ठीक था, 95, 96, 97 तक था। बट एक दिन ऐसा था कि 90 भी चला गया था। तो उन्होंने मुझे तरीका बताया कि कैसे आपको उल्टा सोना है और कैसे रहना है। तो मैं उल्टा ही सोया था, रात को भी उल्टा सोता था। उल्टा सोने के बाद मैंने एक चीज नोट की थी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 98 से 99 ही रहता था, हम्म। क्योंकि उन्होंने सब चीज मुझसे परचेज करवा ली थी, शुगर मशीन, ऑक्सीमीटर और काफी सारे और भी मशीन से जो मैं अपने घर में अवेलेबल रखा था। तो वैसे सोने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मेरा ऑक्सीजन नीचे नहीं गया। क्योंकि जिस डॉक्टर के अंडर में मैं पहले था, उन्होंने मुझे कहा आप पूरा प्रोटीन खाओ, सब कुछ खाओ। तो मैं उस हिसाब से खा रहा था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती जा रही थी। पर डॉक्टर प्रशांत सर ने जैसे मुझे लिक्विड डाइट बताई, तो मैं देखा कि काफी राहत मिली मुझे। और मैं उस दिन से कंटिन्यू 15 दिन तक लिक्विड डाइट पे ही था। इसमें उन्होंने और क्या आपको मेडिसिन सजेस्ट करी थी या कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स उन्होंने सजेस्ट करी जिससे आपको मदद मिली रिकवरी होने में? उन्होंने दी थी, एक्चुअली मुझे दिमाग एमॉक्सिसिलिन? में, यस यस, वो दी थी। पैरासीटामोल मुझे साइड इफेक्ट करती है, इसीलिए निमोसलाइड मुझे दिया गया। अच्छा। विटामिन सी दी थी, जिंकोविट चल रही थी। ये हम्म। मेडिसिन मेरी कंटिन्यू चल रही थी। तो 3 दिन के बाद वो मेडिसिन मेरे बॉडी पे इफेक्ट करना चालू कर गई थी। बहुत अच्छी बात है।
तो भाई घर में कैसा माहौल था उस टाइम पे, क्या सब लोग सोच रहे थे? ऑब्वियसली बहुत टेंशन वाला माहौल होगा। पूरी फैमिली में गेट के बाहर आवाज आ रही थी रात को 3 बजे 4 बजे, मम्मी रो रही है, पापा की कंडीशन खराब। बट पापा ऐसे थे कि वो गेट तक आते थे, मुझे देखते थे और एक ही हौसला देते थे कि तू टेंशन मत ले, मैं दिल से बोल रहा हूँ तुझे कि तू ओलंपिया के स्टेज पे जाएगा। ये एक बाप अपने बेटे को बोल रहा है कि तू ओलंपिया स्टेज पे जाएगा, तो एकदम टेंशन मत ले, तू सही हो जाएगा। बट बाहर जाके मुझे भी पता है कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वो मुझे नहीं देख पा रहे थे। जब कंडीशन खराब थी तो पापा जब गेट के पास रहते थे पीपी किट पहन के मास्क लगा के, तो मैं कंट्रोल में रहता था कि मैं अपनी वो कंडीशन ना लाऊं जो मेरी है। तो पापा के सामने मैं हिम्मत, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, ये एकदम सही हूँ। बट जब पापा जाते थे तो मेरी हालत बहुत ज्यादा डाउन हो जाती थी। मैं उनको मतलब और परेशानी में नहीं डालना चाहता था। बहुत सपोर्ट मिला हर जगह से। मैंने जो भी चैंपियनशिप की है वो बिना पापा के सपोर्ट के मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। बिल्कुल 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 भाई, ये बात बिल्कुल मानने वाली है। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और बीमारी भी कुछ ऐसी है कि ऐसा भी नहीं है कि आप आकर के पास में मिल नहीं सकते, आप किसी के पास बैठ नहीं सकते, बस दूर से देख सकते हो। इससे ज्यादा और लाचारी नहीं फील कर सकता, ना तो पेरेंट्स ना बच्चे। मैं भी नाम ही सुनता था, कोविड कोविड हम्म। होता है, कोरोना होता है। जी। बट ये मुझे एक नई जिंदगी मिली है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ सिद्धांत भाई का और डॉक्टर प्रशांत सर का, कि इनके बिना मैं श्योर हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट 1% भी पॉसिबल नहीं था। मतलब मैं अपनी पूरी हिम्मत तोड़ चुका था भाई। अरे भाई, आप मैं इमोशनल एकदम मत हो भाई। 100% श्योर था। मैं कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो आज वही है ना कि आज आज लोग आपके कितने साथ है, इस चीज को आप लोग देख रहे हैं और लोग कितना ज्यादा आपको प्यार कर रहे हैं। आप बिल्कुल भाई, मैं कहूंगा आप इमोशनल मत हो। और बस आज खुशी का दिन है तो खुश रहो, बस सबसे बड़ी बात है। आज फेस्टिवल है इतना बड़ा। ये आज तो ट्रूली ये सेलिब्रेट करने का दिन है। पूरी फैमिली के साथ हूँ आज। जी भाई, जी भाई, बहुत अच्छी बात है। और आप कुछ और आप बताना चाहेंगे, अगर आपके मन की कोई और बात हो? मैं चाहता हूँ जो भी आपके मन में हो आप सब कुछ हमारे व्यूअर्स के आगे रखिए। प्रिपरेशन मेरा चल रहा था। अगस्त में सोचा 15 अगस्त के दिन जी। प्रोसो था स्पेन में, तो उसी की तैयारी चल रही थी। काफी एक्साइटेड भी था कि 15 अगस्त का दिन है और हो सके तो उसी दिन मैं प्रोसो भी जीत कर इस साल ही ओलंपिया जाऊं। बट हालात ऐसे हो गए कि शायद अभी 1 महीने और मैं वर्कआउट ना कर सकूं। फिर से मैं आऊंगा एक अच्छे फिजिक के साथ और प्रोसो खेल कर ओलंपिया जरूर जाऊंगा। ये एक ड्रीम है मेरा, मेरी पूरी फैमिली का। भाई हम लोग साथ भी हैं आपके, फिर आप चिंता ना करो। और सब लोग जो आपके फैंस हैं, जरूर आप जाओगे। बस यही होगा ना कि एक महीना लेट हो गया, 15 अगस्त नहीं होगा तो 15 सितंबर हो जाएगा, 15 सितंबर नहीं होगा तो 15 नवंबर हो जाएगा। कोविड की वजह से मैं पहली बार मतलब 15 kg वेट लॉस हो गया मेरा। अच्छा। बट इंशाल्लाह मसल मेमोरी रहती है, मैं 1 महीने बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक क्रिकेट महीने में बिल्कुल पहले जैसे दिखने लगोगे भाई। तो बस भाई मैं तो यही कहूंगा कि अब आप खुश रहो और जल्दी से जल्दी और हेल्दी हो जाओ। अम, और फिलहाल यही मैं चाहता हूँ, आपके लिए दुआ करेंगे हम सब लोग मिल करके कि आपकी फैमिली भी बहुत खुश रहे, आपके भाई भी बिल्कुल खुश रहे और आप भी बहुत खुश रहे। और जो आप चाहते हो क्रोशो खेलना, उसमें आप जरूर से जाओ और उसको जीत करके आओ और ओलंपिया में compete करो।